हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का अध्याय नंबर 1 सोशल साइंस का अध्याय नंबर 1 दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं इसे 2 या 3 पार्ट में बनाऊंगा। दोस्तों, आप रोजाना आकर के देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको यह चैप्टर हेडिंग वाइज पढ़ाऊंगा, मतलब टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, जिससे दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ जाए और आपको दोस्तों ज़्यादा कन्फ्यूजन भी ना हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दोस्तों, अब आपको इसमें पहली हेडिंग है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। हाँ, तो दोस्तों अब आपको फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार के अंतर्गत पढ़ना है कि फ्रांस में 1789 ईस्वी की क्रांति हुई, जिसे फ्रांसीसी क्रांति कहा गया। अब दोस्तों इसके बाद अगली टॉपिक है फ्रांस की क्रांति से पहले निरंकुश राजा का अधिकार था। दोस्तों, तो आप इतना आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब अगले टॉपिक की अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पर अगला पॉइंट आ गया होगा। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे, फ्रांसीसी क्रांति द्वारा राजनैतिक संवैधानिक परिवर्तन हुए तथा उसके पश्चात प्रभुसत्ता राजतंत्र के हाथों से निकलकर फ्रांसीसी लोगों के समूह में आ गई। दोस्तों, यानी फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसके बाद वहाँ से जो राज प्रभुसत्ता थी वो नागरिकों के हाथ में आ गई। अब दोस्तों आपको इसमें क्या करना है, अब आगे देखिए अगला वो टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने संविधान के अंतर्गत संयुक्त समुदाय के विचारों पर बल दिया, जैसे पितृभूमि नागरिक आदि। अब दोस्तों अगला है फ्रांस में एक राष्ट्रीय ध्वज चुना गया तथा फ्रांसीसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अब दोस्तों अगला टॉपिक है फ्रांस राष्ट्र के अंतर्गत आंतरिक आयात निर्यात शुल्क माफ कर दिया गया। दोस्तों, अब दोस्तों आपको अगला पॉइंट दिखा दिया रहा होगा कि भार नापने की व्यवस्थाओं को समान कर दिया गया, यानी एक समान भार नापा जाएगा, कम ज़्यादा नहीं किया जाएगा। अगला है क्षेत्रीय स्तरों पर बोली जाने वाली भाषाओं को हतोत्साहित किया गया। दोस्तों, अब दोस्तों ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब अगली हेडिंग है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। दोस्तों, अब चलिए इसको पढ़ लेते हैं। 18वीं शताब्दी के यूरोप के राष्ट्र की स्थिति विश्व मानचित्र में आज के यूरोप की स्थिति से बिल्कुल भिन्न है। यूरोप को राष्ट्र राज्य का दर्जा नहीं मिला था। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्र के अधीन थे। यहाँ कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा अधिक बोली जाती, जो वहाँ का कुलीन वर्ग था वहाँ पर जो जर्मन भाषा थी वो अधिक बोली जाती थी। दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा रटने की बात नहीं है, आप पढ़ते जाइएगा, आप समझ जाएंगे स्वयं ही। दोस्तों, इसलिए मैं इसको पढ़ाते चले जा रहा हूँ। दोस्तों, इसमें कोई भी रटने या वो रटाने की बात नहीं है। दोस्तों, चलिए अब अगली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी। ये देखिए दोस्तों टॉपिक, हैप्सबर्ग साम्राज्य लाम्बार्डी तथा वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत थे। यूरोप में जब राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ तो वहाँ पर ये जो प्रांत ये भी थे। तो अब अगला है जर्मनी इटली स्विट्जरलैंड क्रमशः राजशाही डचियों में विभाजित था। ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैप्सबर्ग साम्राज्य कई क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। अब दोस्तों ये हेडिंग भी कंप्लीट हो गई। अब अगली हेडिंग है दोस्तों कुलीन वर्ग तथा नया मध्य वर्ग। चलिए दोस्तों इसको पढ़ लेते हैं। दोस्तों, कुलीन वर्ग तथा नया मध्य वर्ग पढ़ने के लिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दोस्तों टॉपिक आ रहे होंगे। थोड़ा वेट कर लीजिए दोस्तों, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई इसलिए अभी आता है। दोस्तों 2 मिनट बस। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा मैं आपको पीछे का रिवाइज करा देता हूँ। जैसे ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपकी हेडिंग आ गई। चलिए दोस्तों पहले आपको यहीं से शुरुआत करा देते हैं। कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था, यानी सबसे ताकतवर वर्ग था, जो सामाजिक तथा राजनीतिक रूप से मालिक था, जो अपने वो स्वयं पर वो निर्भर रहता था। और इस वर्ग के सभी सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए होते थे, यानी आपस में मिलजुल कर रहते थे। कुलीन वर्ग तथा नया मध्य वर्ग का यही मतलब है। दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों कुलीन वर्ग तथा नया मध्य वर्ग आपको समझ में आ गया। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको एक बार पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब अगली टॉपिक आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी।
ये देख पा रहे होंगे, इस वर्ग के लोग ग्रामीणों में जायदाद तथा शहरों में हवेलियों के मालिक थे। कौन वर्ग के? मध्य वर्ग के लोग। अब दोस्तों अगले टॉपिक आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। यह राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्गों के बीच में फ्रेंच भाषा बोलते थे। यानी ये जो कोई अपना सरकारी कार्य कराते थे तो ये बड़े बड़े लोगों के बीच में हमेशा फ्रेंच ही भाषा बोलते थे। इसका ये मतलब है दोस्तों। आशा करता हूँ ये टॉपिक भी समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं। उनके परिवार जो थे वो आपस में वैवाहिक संबंध से जुड़े रहते थे, यानी वे आपस में शादी विवाह से जुड़े होते थे, उनके जो संबंध थे। अब अगला है दोस्तों, संख्या की दृष्टि से कुलीन वर्ग छोटा वर्ग था, यानी वहाँ पर जनसंख्या कम थी परंतु प्रभावशाली समूह था दोस्तों, परंतु वह प्रभावशाली समूह था। तो दोस्तों अब आगे वो थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर है, औद्योगिकरण के कारण एक वर्ग का उदय हुआ जिसका नाम श्रमिक वर्ग था। यानी औद्योगिकरण हुआ, वहाँ पर एक वर्ग का उदय हुआ जिसे श्रमिक वर्ग कहा जाता था। तो दोस्तों इसी क्रांति के कारण वहाँ के सभी नागरिकों का स्वरूप ही बदल गया। यानी जब इस वर्ग का उदय हुआ तो वहाँ के नागरिकों का समूह स्वरूप ही बदल गया। इस बदलाव के कारण एक वर्ग का उदय हुआ जिसका नाम नया मध्य वर्ग था। तो चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा नया मध्य वर्ग के बारे में अभी पढ़ेंगे। थोड़ा अभी रुक जाइए। इनके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? इस वर्ग के अंतर्गत वकील, छोटे कर्मचारी, सरकारी अफसर और मास्टर, अध्यापक आदि आते थे। चलिए दोस्तों आगे थोड़ा अब 1815 के बाद नया रूढ़िवाद के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। 1815 में एक रूढ़िवाद था जो कि उत्पन्न हुआ था, मतलब वहाँ पर नेपोलियन की हार हो गई थी उसके बाद। यानी क्या होता है तो 1815 ये दोस्तों 1815 में नेपोलियन की वाटरलू नामक स्थान पर हार के बाद यूरोपीय सरकारों में रूढ़िवाद की भावना फिर से पनपने लगी। यानी जब उसकी हार हो गई तो वहाँ की सरकारों में रूढ़िवाद फिर से पनपने लगा। अब अगली हेडिंग है, अगले टॉपिक है 1815 में ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। अब दोस्तों अगली स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा अगले टॉपिक, थोड़ी देर वेट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। ये देखिए दोस्तों अब अगली टॉपिक है, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। यानी वो जो प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया थे उन्होंने मिलकर हराया था। वो यूरोप के लिए एक समझौता लेकर वियना में मिले। अब क्या हुआ, इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया की चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। जो वहाँ पर मिले थे उसका मतलब जो क्रेडिट जाता है वो ड्यूक मेटरनिक को जाता है। दोस्तों ये बूर्बो लिखा है, जो यहाँ पर है ये बूर्बो है। बूर्बो राजवंश की सत्ता वापस आ गई। अब उसके बाद फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया था जिन पर नेपोलियन द्वारा कब्जा किया गया था दोस्तों। यानी उन इलाकों को खो दिया था। जब नेपोलियन की हार हो गई तो नेपोलियन के राज्य भी वापस चले जाएंगे दोस्तों। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक है हमारा, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके दोस्तों। यानी अब कोई भी देश अगले देश को बढ़ने थोड़ी ना देगा दोस्तों। तो इसी प्रकार आप समझ सकते हैं। अब अगला टॉपिक है दोस्तों, प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण इलाके दे दिए गए। यानी अब यहाँ पर अपने अपने मतलब उन्होंने जीत हासिल की थी तो वो मतलब जिस जिस राज्यों पर जीते थे वे आपस में आदान प्रदान कर लेते थे। इसी प्रकार ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया। अब इसी प्रकार रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब आगे है, परंतु 39 राज्यों को जो जर्मन महासंघ बनाया गया था उसे ही मतलब स्थापित रखा गया, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई दोस्तों। जिससे मतलब नेपोलियन जो द्वारा जो बनाया गया था वो उसको मतलब छेड़छाड़ उसमें नहीं की गई दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आए। धन्यवाद दोस्तों। आपसे मिलेंगे अगले पार्ट में, इसके पार्ट 2 में दोस्तों।